हे माइंडफुल पीपल, क्या आपको पता है कि आप अपनी ड्रिल मशीन से, जो ड्रिल मशीन यूज करी जाती है उसकी मदद से आप अपने घर में आग लगा सकते हो। या फिर जो आप च्युइंगम खाते हो उसमें जो रबर जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, तो वो रबर जैसा क्यों हो जाता है? क्योंकि एक्चुअली में उसमें रबर यूज होता है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी साइंस रिलेटेड बातें बताऊंगा, मतलब जो आप डेली लाइफ में चीजों को इस्तेमाल करते हो उसमें साइंस का कितना ज्यादा महत्व है और कैसे साइंस हर चीज, मतलब हर डेली लाइफ को इम्पैक्ट करता है। आज की वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर आपने कभी ऐसी स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल किया है तो आपने कभी न कभी तो सोचा होगा कि यार ये इतने आसानी से किसी भी सर्विस पर लग जाते हैं और इतनी आसानी से निकल जाते हैं, फिर दोबारा अगर कहीं लगाना चाहो तो भी लग जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इनके इतना स्मूथ होने का रीजन क्या है, क्यों ये इतने ज्यादा स्मूथ होते हैं? तो वेल, यहाँ पर जो इनका ग्लू इनके ऊपर लगाया जाता है वो एक जैसे नॉर्मल ग्लू होता है वैसा ग्लू नहीं होता, बल्कि इसके अंदर लगे होते हैं बहुत सारे माइक्रो कैप्सूल्स में ग्लू, मतलब बहुत ही टाइनी टाइनी मॉलिक्यूलर ग्लू लगे होते हैं। और जब आप एक बार इसका यूज करते हो तो कुछ उस टाइम पर यूज हो जाते हैं और फिर जब आप उसको वापस से निकालते हो तो बहुत ही स्मूथली निकलता है, क्योंकि वो हर जगह कांटेक्ट में नहीं होता। सरफेस के कांटेक्ट में वो हर जगह नहीं होता, मतलब बीच बीच में जगह खाली होती है, इसलिए वो बहुत ही स्मूथली इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी होता है और इवनली रिमूव भी हो जाता है। और अगर हम बात करें इसके दोबारा कहीं लगने की, तो वो भी यही रीजन है इसका कि जितने भी इसके माइक्रो ग्लू मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मतलब कैप्सूल्स होते हैं छोटे छोटे बहुत ही टाइनी, वो जब कैप्सूल्स एक जगह पर यूज हो जाते हैं फिर बहुत सारे कैप्सूल्स बच भी जाते हैं जो सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आ पाते, क्योंकि सरफेस जो हमारा होता है वो रफ होता है, मतलब काफी ज्यादा रफ होता है। तो कुछ तो कांटेक्ट में आ गए ऐसे करके और कुछ कांटेक्ट में नहीं आए। तो ये जो कांटेक्ट में नहीं आए ये वाले, ये अब दूसरे सरफेस पर जाएंगे तो वहां पर ये कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो इस तरीके से रीयूजेबल जो स्टिकी नोट्स होते हैं उनका इस्तेमाल हम करते हैं। और जब एक बार इस पूरे स्टिकी नोट्स पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब जितने भी कैप्सूल्स हैं ग्लू के, वो सारे के सारे यूज हो जाते हैं या फिर उन पर किसी तरह की डर्ट वगैरह जम जाती है, उसके बाद आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। आगे बढ़ने से पहले चलिए थोड़ी सी आपसे बातें कर लेते हैं। नए इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? वो लोग बिना प्रॉपर जानकारी के इन्वेस्टमेंट के अंदर कूद जाते हैं और उन्हें वहां पर लॉस हो जाता है। उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती कि कब शेयर खरीदने चाहिए और कब उन्हें बेचना चाहिए। इसीलिए नए इन्वेस्टर्स को अपने प्रॉफिट पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि ब्रोकरेज को बचाने पर। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए एक डीमैट अकाउंट, और मोतीलाल ओसवाल लेकर आया है आपके लिए फ्री में डीमैट अकाउंट खोलने की अपॉर्चुनिटी। ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में से एक है। यहाँ पर आप जीरो मेंटेनेंस चार्ज के साथ डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा सेफ प्लेटफॉर्म है, क्योंकि पिछले 30 साल से 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को सर्व कर चुका है। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये आपको एक एडवाइजर देगा जो आपको ये बताएगा कि आपको कब शेयर खरीदने चाहिए और कब बेचने चाहिए। मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टर ऐप इंडिया की पहली ऐसी ऐप है जिसने अपने एक ही ऐप के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। इसमें आपको एजुकेशनल वीडियोस, रेडीमेड म्यूचुअल पोर्टफोलियो और यहाँ तक इंडिया में बैठे बैठे यूएस में ट्रेडिंग करने की फैसिलिटी भी मिल जाती है। इसमें आपको 3000 रुपए तक के डिस्काउंट वाउचर्स और 1000 रुपए तक का ब्रोकरेज पर कैशबैक भी देखने को मिलेगा। इसे आप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर ही इस्तेमाल कर सकते हो। तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको यहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक प्रूफ की जरूरत है, बस। तो जल्दी से नीचे दी हुई लिंक पर जाकर अपना डीमैट अकाउंट अभी खोलें। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि आप अपने घर में जो ये ड्रिल मशीन है, इस ड्रिल मशीन की मदद से आप अपने घर में होल वगैरह तो करते ही हो, लेकिन इसकी मदद से आप अपने घर में आग भी जला सकते हो। जी हाँ, आपने अगर इसका कभी भी इस्तेमाल करते हुए देखा है, अगर आपके घर में है और अगर आपके बड़े भाई या आपके पापा वगैरह अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपने अगर इसके ड्रिल को तुरंत होने के बाद या तो आप इस ड्रिल बिट को छू लो या फिर जो सरफेस पर ड्रिल हुई है उस सरफेस को छुओ, तो वो चीज वहां पर बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। ये जो ड्रिल बिड होती है ना, इसको तो आप छू ही नहीं सकते, मतलब आपके हाथ जल जाएंगे, इतने ज्यादा गर्म हो जाती है। तो इसका मेन कारण होता है फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन ही हमारे घर में आग लगाने में मदद करेगा। देखो, एक सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 1 किलोग्राम लकड़ी का टुकड़ा है, उसकी अगर पूरे लकड़ी के टुकड़े के टेम्परेचर को हमें 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें 2000 जूल्स की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जो मेरे पास है वो तो 750 वॉट का है। तो अगर मैं इससे 4 मिनट के आसपास उसमें ड्रिल करता रहूंगा ना, तो वहां पर आग लग जाएगी। और अगर मान लो कि आप कहीं ऐसी जगह पर फंस गए जहां पर आपके पास ड्रिल मशीन है, लकड़ी वगैरह है, लेकिन माचिस नहीं है कुछ भी जलाने के लिए और आपको आग जलाने की जरूरत है, तो उस टाइम पर आप लकड़ी के बुरादे को थोड़ा बहुत काट कूट के किसी तरह बुरादा बनाओ और उसके ऊपर ड्रिल मशीन को चलाना शुरू कर दो। मतलब इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से वो हीट को और अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो इसीलिए ये 4 मिनट की जगह बहुत जल्दी, अगर आपके पास बुरादा है लकड़ी का, तो उससे आप बहुत जल्दी लकड़ी में आग लगा सकते हो। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने च्युइंगम तो बचपन में
बहुत ज्यादा खाया होगा, हो सकता है आज भी आप खाते होंगे। तो च्युइंगम में जो भी टेस्टिंग एजेंट डाला गया है उन सब की मदद से हमें फ्लेवर मिल जाता है, टेस्ट मिल जाता है, लेकिन कुछ टाइम चबाने के बाद वो च्युइंगम सिर्फ एक रबर जैसा स्ट्रक्चर बना के रह जाता है, बस उसमें हमें टेस्ट नहीं मिलता, बस रबर की तरह उसको जुगाली करते जाओ जैसे गाय करती है। तो च्युइंगम को उसका ऐसा रबरी टेक्सचर मिलता कैसे है? वेल, पहले जो च्युइंगम बनते थे उसमें यूज करा जाता था चिकल का, जो कि एक नेचुरल रबर होता है जो कि हमें पेड़ पौधों से मिलता है। लेकिन अब क्योंकि हम बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं और कौन जाए बार बार पेड़ों में से उसका वैक्स निकाले और उसका रबर बनाए, ये सब कुछ करे, इस झंझट से बचने के लिए इंसानों ने क्या करा, सिंथेटिक रबर बनाना शुरू कर दिया। और इस सिंथेटिक रबर का ही इस्तेमाल हम च्युइंगम में भी करते हैं और साथ ही साथ इसी रबर का इस्तेमाल हम जो गाड़ियों में टायर्स लगते हैं ना, इन टायर्स में भी हम इसी रबर का इस्तेमाल करते हैं और इस रबर का नाम है स्टाइरीन ब्यूटाडाइन। तो देख रहे हो सिंथेटिक चीज कितनी ज्यादा हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस हो चुकी है। मतलब खाने की चीज से लेकर जो कार में टायर्स इस्तेमाल होते हैं उसमें भी सेम रबर का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब ऑब्वियसली ये जो बेस मटेरियल है वो सेम है, बाकी प्रोसेसिंग पूरी अलग है। ये मत समझना कि जो वो रबर है टायर वाला वही एक्चुअली आप खा रहे हो, नहीं, वो केवल बेस जो सिंथेटिक रबर है वो सेम है, बाकी पूरा तरीका बिल्कुल अलग होता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि अगर आप अपने घर में अभी हो और अगर आप अपने घर से बाहर चले जाओ तो आपके बिल्डिंग का साइज बढ़ जाएगा? जी हाँ, थ्योरेटिकली ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ये इतना ज्यादा कम होता है कि ऑब्वियसली आप इसे मेजर नहीं कर पाओगे। अगर एक कैलकुलेटेड डेटा की अगर हम बात करें तो एक 1300 फीट की जो बिल्डिंग है उसके अंदर अगर 50,000 लोग हैं उस ऑफिस के अंदर, तो जब वो 50,000 लोग पूरी बिल्डिंग से निकल जाएंगे तो उस बिल्डिंग की हाइट करीब 1.3 मिलीमीटर तक बढ़ जाएगी। और ऐसा हो पाता है क्योंकि हमारे जो मेटल्स होते हैं, जैसे हमारा जो बिल्डिंग बनती है वो पूरा बिल्डिंग कंक्रीट की बनती है और उसके अंदर लगे होते हैं मेटल के रॉड्स। हमारे जो मेटल्स होते हैं वो होते हैं फ्लेक्सिबल, तो थोड़ा बहुत कंप्रेशन और थोड़ा बहुत इलोंगेशन उसमें हमें देखने को मिल जाता है। जैसे हीट वगैरह जब गर्मियां ज्यादा होती हैं तो उस टाइम पर मेटल जो है एक्सपेंड करता है, और अगर उस पर हम बहुत ज्यादा वेट डाल देते हैं तो थोड़ा बहुत कंप्रेस भी हो जाता है। तो इसी तरह एक डेटा निकाला गया था अभी जो ये बता रहा था कि अगर इतनी हाइट हो बिल्डिंग की और उसमें 50,000 लोग अगर एक साथ रहते हो और उनको अगर हटा दिया जाए तो बिल्डिंग की हाइट करीब 1.3 mm तक बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियसली अगर आप भी अपने घर से बाहर जाओगे तो उसकी भी हाइट बढ़ जाएगी, लेकिन वो इतनी कम होगी कि आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, लेकिन हाँ थ्योरेटिकली बिल्डिंग की हाइट बढ़ जाएगी। फैक्ट नंबर 5, अगर आपने कोई साइंस इवेंट देखा है जहाँ पर साइंटिस्ट बताते हैं कि हमने सूरज के पीछे एक वो सूरज था उसको हमने देख लिया, तो ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है? मतलब बीच में एक चीज आ रही है कोई, उसके पीछे, अब जैसे मेरा ये हाथ है, इसके पीछे मेरे ये हाथ है, तो आप इस चीज को देख पाओगे? नहीं। लेकिन अगर मैसिव चीजों की बात करें, बहुत बड़े लेवल पर बात करें, तो सूरज के पीछे एक तारा है, वो तारे को हम देख सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारी जो लाइट होती है वो बेंड करती है। बेंड कैसे होती है? वो ग्रेविटी की वजह से। मतलब एक्चुअली में ये तारा सूरज के पीछे है लेकिन हमें दिखता वो साइड में है क्योंकि लाइट यहाँ से बेंड होकर हमारी धरती तक आती है। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो ये कहती है कि ग्रेविटी जैसा कुछ भी होता ही नहीं है। वेल, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ग्रेविटी जैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि हम इस यूनिवर्स में बहुत ही तेजी से एक्सेलरेट कर रहे हैं। कुछ समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक रॉकेट के अंदर बैठा हूं तो मेरे हिसाब से इस रॉकेट में सारी चीजें बिल्कुल न्यूट्रल है। अगर यहाँ पर एक बटन है तो वो बटन यहीं पर है मेरे रिस्पेक्ट में, लेकिन अगर कोई बाहर से देख रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में तो ये बटन भी मूव कर रहा है, मैं भी मूव कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह अगर एक रॉकेट के अंदर लेजर यहाँ से यहाँ तक जा रही है तो मैं रॉकेट के अंदर बैठा हूँ, मेरे लिए लेजर का इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है वो बिल्कुल सेम है क्योंकि वो मेरे साथ मूव कर रहा है, तो मुझे ये लाइट की बीम बिल्कुल सीधी दिखाई देगी। लेकिन अगर कोई रॉकेट के बाहर से मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, मुझे बाहर से देख रहा है, तो उसके लिए जब ये पहला फोटोन इस लाइट के सोर्स से बाहर निकला, तो जब ये बाहर निकला तब इसने जो पहले वाली लाइट का सोर्स है उससे कांटेक्ट छोड़ दिया। अब ये फ्री फॉल बॉडी की तरह काम करेगा फोटोन। अब यहाँ पर बाहर वाला जो हमें देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में तो हम ऊपर जा रहे हैं ना, हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो हमारी स्पीड बढ़ गई, तो ये लाइट क्या है थोड़ी सी नीचे चली गई। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम और ऊपर जाते जाएंगे और ये लाइट जो है वो नीचे की तरफ जाती जाएगी, बिल्कुल सेम जैसे हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं। और इसीलिए जो बाहर वाला ऑब्जर्वर होगा वो अगर हमें ऑब्जर्व करेगा तो उसके लिए ये लाइट हमें बेंड होती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल इसी तरह हमारे लिए पूरा यूनिवर्स मूव कर रहा है, सूरज मूव कर रहा है, जो सामने वाला तारा है वो मूव कर रहा है। इसीलिए अगर हम एक एक्सेलरेटेड सोर्स से लाइट को आते हुए देखेंगे तो वहां पर हमें लाइट बेंड होती हुई दिखाई देती है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, आई नो। तो अगर आप चाहते हो कि मैंने जो फैक्ट लिया है ये वेरिटासियम की वीडियो में से लिया है, तो अगर
अगर आप चाहते हो कि मैं उस वीडियो को डिकोड करूं, उस वीडियो की सारी बातों को आपको अच्छे से सिंप्लीफाई करते हुए बताऊं, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। और हो सकता है कि हम इसके ऊपर एक सीरीज भी चालू कर दें, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वीडियोस है ना यूट्यूब पर या फिर कहीं भी, उसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताने की कोशिश करूंगा हिंदी में। फैक्ट नंबर 6, आपने जूते को देखा होगा, जूता पॉलिश नहीं है अभी तो वो कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन जब जूता एक बार पॉलिश हो जाता है तो वो इतना ज्यादा चमकने लगता है। तो आखिर इस चमकने का रीजन क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है? मैंने कहा ना मैं आपको डेली साइंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो वेल देखो, जब हमारा जूता मतलब पॉलिश नहीं है तो उस टाइम पर उस पर बहुत सारे स्क्रैचेस होते हैं, बहुत सारे माइक्रो डेंट्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे डेंट्स जो आपको दिखते नहीं है लेकिन वहां पर होते हैं। तो ये डेंट्स और स्क्रैचेस क्या करते हैं, जब लाइट इनके ऊपर पड़ती है तो ये लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं, इधर उधर फैला देते हैं, इसीलिए ये प्रॉपर यूनिफॉर्मली हमारे पास नहीं आ पाती और हमें ये चीज मतलब इतनी ज्यादा रिफ्लेक्टिव नहीं दिखती। लेकिन जब हम इस पर पॉलिश कर देते हैं तो जितने भी क्रैक्स रहते हैं, जितने भी डेंट्स रहते हैं, उन डेंट्स के ऊपर एक वैक्स की लेयर चढ़ जाती है और इसकी वजह से जो सरफेस है वो पूरी की पूरी इवन सरफेस हो जाती है। एक तो ये इवन हो गई सरफेस, दूसरी बात ये जो पॉलिश है आपका, इसमें जो वैक्स यूज हुआ है वो वैक्स की रिफ्लेक्टिविटी भी काफी ज्यादा होती है। तो जब ये दोनों चीज आपस में मिल जाती हैं, इन दोनों में से अगर एक भी चीज मतलब बेकार हुई तो भी आपका उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। अगर सरफेस पूरे अच्छे से स्मूथ हो गई लेकिन उसकी रिफ्लेक्टिविटी कम है तो भी वो चमक नहीं आएगी, और अगर उसकी रिफ्लेक्टिविटी काफी ज्यादा है लेकिन जो सरफेस है वो अभी भी उबड़ खाबड़ है, उसमें अभी भी माइक्रो डेंट्स हैं, तो भी हमें इतनी ज्यादा मतलब जो चमक है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो ये दोनों चीज जब आपस में मिल जाती हैं तो लाइट जो है वो यूनिफॉर्मली रिफ्लेक्ट होती है और हमें यहाँ पर चमकता हुआ जूता देखने को मिल जाता है। तो बस मुझे उम्मीद है आपको आज के जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे समझ में आए होंगे, डेली लाइफ के जो यूज होते हैं वो सब आपको जानने में काफी ज्यादा मजा आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।